impedance and phase factor. So in all AC circuits, peak and RMS current and peak RMS potential difference are related by, कोई भी हो, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बीच में चलने वाली करंट को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सम कांस्टेंट, तो दैट सम कांस्टेंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि आर और कैपेसिटर है तो फिर आपको इम्पीडेंस कैसे निकालनी, ठीक है ना, वो अभी देखेंगे। बट ये बात आपको समझनी होगी कि इम्पीडेंस का मीनिंग क्या है, कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच चलने वाली करंट और उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हमेशा ये रिलेशन बैठ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सम कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट जेड से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट के। तो आप तीन तरह के सर्किट तो अभी देख ही चुके हैं, तो क्या आप उन सब की इम्पीडेंस बता सकते हैं क्या, बोलिए। तीन सर्किट तो आप देख चुके हैं, सिंपलेस्ट सर्किट जो है, एक सिंगल आर, सिंगल कैपेसिटर और सिंगल इंडक्टर। तो आपसे पूछा जाए बताओ ए और बी के बीच की इम्पीडेंस कितनी है, फिर ये नहीं पूछेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट की बात कर रहा है किसकी, अब इम्पीडेंस पूछ रहा है तो ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहा हूँ और किसकी करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरह से बिना बहस की डायरेक्ट क्या बताएंगे, ए और बी के बीच की इम्पीडेंस कितनी है, बताओ। कैपिटल आर, क्योंकि इसमें चलने वाला करंट की पीक वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू ऐसे रिलेट हो रहे हैं, इसलिए आर क्या है आपकी इम्पीडेंस, इसकी बताओ इम्पीडेंस। वन अपॉन ओमेगा सी या फिर एक्सी कैपेसिटर में, क्योंकि इसमें चलने वाली करंट की पीक वैल्यू और उसके अक्रॉस पीक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन ये आता है वी नॉट बाई एक्स, नीचे आने वाला टर्म आई नॉट वी नॉट बाई कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की इम्पीडेंस कितनी है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की इम्पीडेंस कितनी है, एक्सएल ओमेगा है। ठीक है, अरे उल्टा हो गया, कैपेसिटर की बता दी, कैपेसिटर की कितनी है, 1 बाई ओमेगा सी, और इंडक्टर की बता दो, वही पता है इंडक्टर में हाँ वी नॉट बाई एक्सएल, तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये तो हो गई इम्पीडेंस, क्लियर रखना है आपको हमेशा। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में कैसी है अपना नेक्स्ट टारगेट वही है, वही दिखाना आपको, मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फिलहाल कुछ सर्किट्स की पता थी आपको तो आपने बिल्कुल बता दिया उनकी। अब फेज फैक्टर क्या होता है, फेज फैक्टर देख लो सर, फिर करंट या पोटेंशियल के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा ये शायद तो। हाँ एकदम सही है, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच चलने वाली करंट और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड फेज फैक्टर बिटवीन दोस टू पॉइंट। जैसे बिटवीन टू पॉइंट्स आपकी इम्पीडेंस निकलती है, ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं पीऊंगा अभी, लगेंगे तो कितने बोलते हैं 20 मिनट्स लगेंगे। हाँ तो आपका फिर और ये क्लियर है बेटा, आपका ये आई नॉट हो गया ई नॉट बाई आर, और ये हो गया आपका ई नॉट बाई एक्सएल, ये आ गया वी नॉट बाई एक्सी। तो यहाँ पर तो आपको इम्पिडेंस क्लियर हो गया। फेज फैक्टर जैसा उस सबने बताया एकदम वही है, कि जनरली इन एसी सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड करंट पासिंग थ्रू बिटवीन दोस टू पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम फेज। जनरली लिखाएंगे रेजिस्टेंस में सेम फेज में हो जाएंगे, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगाओ, मतलब एक ही केस है जिसमें सेम फेज में हो रहे हैं। ठीक है ना, एक और बन सकता है कि जब आपको बताऊंगा, जब कैपेसिटर और इंडक्टर एक साथ लगे हों तब भी ऐसा हो सकता है कि सेम फेज में हो, जनरली नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ड जनरली लगा दिया। ठीक है, दोज पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम फेज, और सेम फेज में है तो फेज फैक्टर 0 डिग्री हो जाएगा, या थोड़ी नहीं, फेज फैक्टर डिफाइन ही नहीं होगा, 0 डिग्री बोलेंगे अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे आपका रेजिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच अभी आप फेज फैक्टर कितना बोला जाएगा, 0 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, 0। हाँ, तो नॉट इन द सेम फेज, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड फेज फैक्टर बिटवीन दोस टू पॉइंट्स ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। जैसे ये आपके आर और सी लगे हुए हैं, तो वी ए माइनस वी बी आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है। ठीक है, तो आई क्या होगा, आई कुछ ऐसा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके, दिस फाइव इज कॉल्ड फेज फैक्टर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, अब कुछ का आप देख चुके हैं, जैसे इन तीनों का पता है, इन तीनों के केस में आपको ए और बी के बीच इम्पीडेंस भी पता है और ए और बी के बीच फेज फैक्टर भी पता है। ठीक है, तो एक बार ये सुन लो, फेज फैक्टर कहाँ से कहाँ तक लिखा जाता है, माइनस
ये कोई ऐसा नहीं कि रूल है बिल्कुल, बट हम जिस तरह से सर्किट सॉल्व करेंगे ना उसके लिए हम -π/2 से π/2 तक वेरी करेंगे। इस केस में कितना है -π/2, और कैपेसिटर के केस में कितना है +π/2। बाकी कोई भी केस हो इसी में रेंज में लाई करेगा, बाकी कोई भी केस हो इसी रेंज में लाई करेगा। अभी देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अपना प्रैक्टिकली हम जो पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। या आपका कैपेसिटर का कितना है π/2 है, और इंडक्टर का कितना है -π/2। तो हमारा फेज फैक्टर इसके बीच में कहीं लाई करेगा, जैसे ये कॉम्बिनेशन है तो इसके बीच में ही कुछ होगा, उससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो वो कैसे होगा वही हमको देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये दो लेक्चर काफी बेसिक थे, 2 थे कि 3 थे, 3 लेक्चर थे एसी के अंदर। 3। पहला आपका मेनली आरएमएस वैल्यू पे था, एवरेज वैल्यू निकालना सीखा। दूसरे में आपने साइन फंक्शंस ऐड करना अच्छी तरह सीख लिया। और तीसरे में आपने ये सिंपल एसी सर्किट बोलते हैं इनको, सिंपल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। इनकी कहानी आपको समझ में आ गई कि इनकी इम्पीडेंस क्या होती है, फेज फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब आपका टारगेट होगा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन कुछ भी बीच में कनेक्टेड है तो फिर इन दोनों पॉइंट का कितना होगा इम्पीडेंस, कितना होगा फेज फैक्टर, वो निकालना आपको सीखना, ठीक है।